रियांश रात 11 बजे नशे की हालत में धुत घर में कदम रखता है और लड़खड़ाते हुए अपने रूम में पहुंचता है तो वहां उसके दादू पहले से मौजूद थे। उन्हें देखकर भी वो कुछ नहीं बोलता और अपना कोट एक ओर रख देता है। फिर सोफे पर बैठते हुए बोला, दादू आप अभी तक क्यों जग रहे हो? जाकर आराम कीजिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। दादू उसे देखते हुए गुस्से से बोलते हैं, जिसका पोता रोज सूरज उगने से पहले ही घर से निकल जाए और देर रात घर आए वो क्या ठीक रहेगा? तुम्हें ऐसी बेरंग जिंदगी जीते हुए हर पल घुटन महसूस होती है। हमें क्या जवाब देंगे हम अपने बेटे बहू को कि उसकी अमानत का ख्याल ही नहीं रख पाए? रियांश उसकी बात सुन और उन्हें गुस्से में देख कान पकड़कर बोलता है, आई एम सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। आप चलो, चलकर दवा लेकर आराम करो। और उन्हें उनके रूम में ले जाकर छोड़ देता है। उसके बाद वो अपने रूम में आकर लेट जाता है और नबी की फ़ोटो अपने फ़ोन में देखने लगता है। वो फ़ोटो देखते देखते उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो फ़ोन को अपने सीने से लगा लेता है। पता नहीं कब वो नींद की आगोश में चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की, जिसने पिंक कलर की सिंपल कुर्ती और वाइट जींस पहन रखा था, बालों का जूड़ा बनाया था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस हल्की पिंक लिपस्टिक होठों पर लगी थी और घड़ी में टाइम देखते हुए बोलती है, ओ गॉड काम्या, तू आज भी लेट हो गई, चल भाग जल्दी। और अपने कदम तेजी से बढ़ाने लगती है कि एक लड़की से टकरा जाती है। काम्या, सिर फोड़ दिया, कौन है यार? दूसरी लड़की उसके कंधे पर मारते हुए बोली। डॉक्टर काम्या आज किसकी यादों में खोई हैं कि दूसरी दुनिया में चल रही हैं? काम्या उस लड़की की आवाज़ सुन सिर उठाकर सामने देख बोलती है, संजू यार बकवास बंद कर, अपनी सर्जरी है, 9 बजे से लेट हो गई, 8:30 तो अभी ही हो चुके हैं। संजू उसे देखकर हंसते हुए बोलती है, अच्छा तू अभी जा, जल्दी बाद में मिलते हैं। काम्या सिर हिलाकर जल्दी से अपने केबिन में आ जाती है और एक फाइल उठाकर पढ़ने लगती है। एक लड़का सीटी बजाते हुए उसके सामने की चेयर पर आकर बैठ जाता है। काम्या उसे एक नज़र घूर कर देखती है और फिर अपने काम में लग जाती है। वो लड़का उसे देखकर बोलता है, मिस काम्या, शायद आप भूल रही हैं, आज मेरी आपके साथ पहली सर्जरी है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी दे दीजिए। काम्या जोर से फाइल टेबल पर पटकते हुए बोली, ये लो पढ़ लो और 15 मिनट के अंदर ओटी में मिलो मुझे। लड़का बेचारगी से उसकी ओर देखकर बोला, अरे तुम ही समझा दो ना यार। काम्या जाते हुए बोलती है, आरू नौटंकी बंद कर और जल्दी से रेडी हो जा, टाइम नहीं है, तेरी हरकतें देख वैसे भी पेशेंट भाग जाएंगे। उसकी बात पर आरव हंस पड़ता है तो काम्या और चिढ़ जाती है। कुछ देर में वो दोनों ही ओटी में चले जाते हैं और लगभग 2 घंटे के बाद बाहर निकलते हैं। आरव खुश होकर काम्या से हाथ मिलाकर बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पहला ऑपरेशन सफल रहा। उसकी बात पर वो भी मुस्कुराकर उसे बधाई देती है और संजू भी कुछ देर में फ्री होकर आ जाती है। फिर सब कैंटीन में चले जाते हैं। एक आदमी वहां आकर बोला, डॉक्टर काम्या जल्दी चलिए, आपका एक पेशेंट आया है, इमरजेंसी है। काम्या अपना कॉफ़ी का कप वहीं रख उसके साथ चली जाती है। वो जाकर देखती है तो एक 75 साल का एजेड आदमी था। उसके सीने में दर्द हो रहा था, वो उसका इलाज करती है। उसके बाद जब रूम से बाहर निकलती है तो एक लेडी खड़ी थी, लगभग 72-73 साल की रही होंगी। काम्या के बाहर आते ही वो घबराते हुए पूछती हैं, बेटा वो कैसे हैं, क्या हुआ था? काम्या उनके पास बैठते हुए बोली, आप परेशान मत होइए, ठीक है, अब बस बीपी ज़्यादा बढ़ गया था और पक्का ये भी आपके पोते की वजह से हुआ होगा। और आज भी वो साथ नहीं आया, कैसा इंसान है वो? दादी आप उसे समझाती क्यों नहीं? दादी रोते हुए बोलती हैं, क्या करूं, मेरा सब तबाह हो चुका है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी में वो किसी की सुनता ही नहीं, आ रहा होगा अभी हॉस्पिटल कुछ देर में। काम्या उन्हें पानी का गिलास देते हुए बोलती है, आप पानी पीजिए, आज मैं बात करती हूँ उस नवाबजादे से। इधर रियांश एक मीटिंग में बिजी था कि अचानक एक कॉल आता है। वो सब छोड़ जल्दी से बाहर आ जाता है और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगता है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकता है और रिसेप्शन पर रूम नंबर पता कर भागते हुए आकर एक जगह रुकता है जहां उसकी दादी खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो उनके पास आकर उनके गले लगकर बोलता है, डोंट वरी, दादू को कुछ नहीं होगा, कैसे हैं अब वो? बेहोश हैं अभी, दादी धीरे से बोलती हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ, हम दादू को कुछ नहीं होने देंगे। रियांश उन्हें समझाते हुए बोला और चाय लाकर उन्हें पिलाता है।
फिर दादू के वार्ड में जाकर देखता है तो वो बेहोश थे और एक नर्स उन्हें इंजेक्शन लगा रही थी। नर्स उसे देखकर बोलती है, सर आप इनके साथ हैं? रियांश हाँ बोलता है तो नर्स उसे बताती है कि वो डॉक्टर से जाकर मिल ले। रियांश डॉक्टर के केबिन में जाकर नॉक करता है जहाँ टेबल पर लिखा था डॉक्टर काम्या शर्मा। काम्या उस समय कोई रिपोर्ट पढ़ रही थी। वो बिना देखे ही बोलती है, कम इन। रियांश अंदर आ जाता है तो काम्या उसे सामने चेयर पर बैठने का इशारा करती है और सामने देखने लगती है। एक पल वो उसकी पर्सनालिटी में खो जाती है। वो लगी इतना स्मार्ट रहा था, ब्लैक शर्ट जो उसे और भी ड्रेसिंग बना रही थी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, अच्छे से सेट किए हुए बाल, हाथों में महंगी घड़ी, ब्रांडेड शूज। वो अपना सिर झटकते हुए बोलती है, मिस्टर राठौर आपके दादू हैं? रियांश बोला, जी। अब उनकी तबीयत कैसी है और क्या हुआ था? काम्या बोली, अभी तो पहले से बेहतर है और उन्हें सेकेंड हार्ट अटैक आया था और शायद आप ये जानते ही होंगे कि हार्ट अटैक क्यों आया होगा। रियांश उसकी बात पर कुछ नहीं बोला तो काम्या कुछ गुस्से में बोलती है, वो मेरे पेशेंट हैं और आज तक जब भी आए हैं अकेले या उनकी वाइफ उनके साथ होती है। क्या आप लोगों के लिए वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखते? कितने स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा वो। बट आप सबको तो सिर्फ अपने काम और अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी से मतलब है। वाह, क्या खूब फर्ज निभाते हैं आप अपना। मैंने मिसेज राठौर को ये बताया है कि सिर्फ बीपी बढ़ा है और आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि अगर अगली बार आपके दादू को अटैक आया तो शायद ही वो बच पाएँ। तो बेहतर होगा आप उन्हें खुश रखिए कि ये नौबत ही ना आए। उसकी बात खत्म होते ही रियांश बोल पड़ता है, मेरे दादू मेरे लिए क्या मायने रखते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर हैं ना, तो बस अपना काम कीजिए। हमारे फैमिली मैटर में आपको बोलने का कोई हक नहीं है, समझिए आप। बोल वो गुस्से से वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। उसके जाते ही काम्या बुदबुदाई, आह ये कैसे कैसे इंसान है भगवान जी इस दुनिया में कि उन्हें कोई बात समझ में ही नहीं आती। इस नवाबजादे का एटीट्यूड तो देखो, फैमिली से कोई मतलब ही नहीं। रियांश बाहर आकर गार्डन में खड़ा हो जाता है और अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक कर एक लंबी सांस छोड़ता है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो डॉक्टर ठीक ही तो बोल रही थी। मैं अपने फर्ज से भाग रहा हूँ। खुद को लाइफ में अपने दर्द में इतना मशगूल हो गया कि अपनों को तकलीफ देता गया। नहीं, अब नहीं, मुझे सब ठीक करना ही होगा। जो भी होगा सब अपने आप में ही, वो बोला। फिर अंदर की ओर कदम बढ़ा दिए। दादू को होश आ चुका था और दादी उनके पास बैठी थी। वो भी वहीं आकर दादू को देखकर नम आंखों से बोला, दादू आप दोनों को मेरी वजह से इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी तबीयत ही खराब कर लें। आज और अभी से जो आप दोनों चाहेंगे सब वैसा ही होगा। बस प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाइए। आप तो जानते ही हैं ना, आप दोनों के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। दादू उसका हाथ पकड़ अपने पास बिठाते हुए प्यार से बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते बेटा, सब आपके साथ हैं और इतनी जल्दी हम आपका साथ छोड़ने वालों में से नहीं हैं। लेकिन पहले वादा करो कि जो अभी कहा वो करोगे भी। वो अपना हाथ उनके हाथ में रख देता है तो वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। आज से आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। आप जल्दी से मेडिसिन लीजिए और उन्हें मेडिसिन खिलाने लगता है। वो कुछ देर वहीं बैठ जाती है। तभी उसे ऑफिस से उसके सेक्रेटरी अमन का कॉल आता है और वो कुछ काम से अर्जेंट उसे बुलाता है। रियांश को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि यहाँ उसके दादू हॉस्पिटल में थे, पर वहाँ जाना भी ज़रूरी था। दादू ने उसकी बात सुन ली थी। वो उससे बोले, बेटा चले जाओ, काम ज़रूरी है, मैं ठीक हूँ अब। हाँ बस शाम को जल्दी आ जाना। रियांश बोला, पर आप यहाँ कैसे? दादी उसकी बात बीच में काट कर बोलती हैं, तू साहब यहाँ राजू है बेटा, अगर कोई दिक्कत होगी मैं तुझे तुरंत फ़ोन करूँगी। उनकी बात मान वो चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन तक दादू हॉस्पिटल में रहते हैं, लेकिन इन 2 दिनों में काम्या और रियांश में आमना सामना नहीं हुआ था। दादू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर राजू घर ले आता है। रियांश ने उनके लिए एक केयर टेकर भी रख ली थी और वो अब सबको और परेशान नहीं करना चाहता था, तो समय से घर आने की कोशिश भी करता। लेकिन इन सब में कुछ नहीं बदला था तो वो रियांश की हालत। वो अब भी नहीं मुस्कुराता, मुस्कुराना हंसना तो बस भूल ही चुका था। दादू दादी और रियांश सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि आयशा अंदर आते हुए बोली, दादू ये तो गलत है ना, आप सब मुझे तो भूल ही गए। उसे देख वो दोनों मुस्कुरा देते हैं।
दादू, अरे आयशा बेटा आओ ना, बहुत दिन बाद आई। आयशा आकर उन दोनों के पैर छूती है, उसके बाद वो भी बैठ जाती है। दादी बोली, कैसी हो बेटा? आयशा मुस्कुराकर बोलती है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ पार्टनर, आप बताओ? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अब ले खाओ, मैंने खीर बनाई है तुम्हारे लिए। दादी बोलती हैं, थैंक यू पार्टनर। बोल आयशा खीर खाने लगती है। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद आयशा रियान से बोलती है, रियांश, दादी ना सही बोलती हैं, तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। रियांश ये सुन उसे गुस्से से घूरता है। अरे बेटा, यही बात तो मैं इसे समझाते समझाते थक चुकी हूँ, लेकिन ये हर बार बात बदल देता है। अब हम लोगों का क्या भरोसा, उम्र हो चुकी है, कभी भी बुलावा आ सकता है। दादी बोल ही रही थी कि रियांश उनकी बात काट कर बोलता है, आगे अगर आपके मुंह से दोबारा ये लफ्ज़ निकला ना तो अच्छा नहीं होगा। हर बात पर आप इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकती दादी। दादी क्या गलत बोल रही हैं जो तू इतना भड़क रहा है? मुझे भी तो भाभी चाहिए, और अगर तेरी वाइफ घर पर रहेगी तो दादू दादी का ख्याल भी रखेगी और स्पेशली उन्हें अकेला फील नहीं होगा। तू तो हमेशा काम से बाहर ही रहता है ना, तो ये दोनों तो अकेले ही बचते हैं। वैसे भी क्या पता शादी के बाद तू भी सुधर जाए। आयशा आंखें मटकाते हुए बोली। आयशा कुछ भी मत बोलो, वो अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए बोलता है और अपने रूम में चला जाता है। आयशा दादी दादू को शांत रहने का इशारा कर उसके पीछे चली जाती है। वो रूम की बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है और एक सिगरेट जलाकर कश लेने लगता है। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मैं जी सकता हूँ उन यादों के सहारे, उन लम्हों के साथ जो हमने साथ बिताए हैं। कोई क्यों नहीं समझता कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं पाता। मैं काट सकता हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी मुस्कान देखकर, तुम्हें खुश देखकर। माना कि वो रिश्ता नहीं है, फिर भी एक दोस्त होने के नाते ही सही तुम हो तो मेरी ज़िंदगी में। जो जगह मैंने तुम्हें दी है वो कोई नहीं ले सकता। मानता हूँ मेरी मोहब्बत एक तरफा है, पर मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा, ना तुमसे, तुम्हें भी नहीं मांग पाया। नहीं चाहिए कोई, मुझे नहीं चाहिए, नहीं। यादों का वो खूबसूरत सफ़र जिनमें हम साथ थे, लम्हे वो मेरे लिए कितने ही खास थे। जो तुम मिली तो खुद भी बदल चुके थे। तेरे जाने से जर्रा जर्रा हर रोज़ मैं मरता हूँ। तो खुश है किसी और के साथ, यही सोच हर बार कदम पीछे मैं ले लेता हूँ। कैसा था ये अधूरा सफ़र हमारा, जहाँ तुझे मेरा प्यार ही ना दिखा। आयशा वहीं पीछे खड़ी हो उसकी बातें सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से अपने आंसू साफ कर उसके बगल जाकर खड़ी हो जाती है और सामने देखते हुए उसके हाथ से सिगरेट लेकर बाहर फेंक देती है। रियांश एक नज़र उसे देख पीछे मुड़ने लगता है तो आयशा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। अंश यार, ये ज़िंदगी ना बहुत बड़ी है, कभी कभी हमारी मुलाकात उनसे हो जाती है जिन्हें देख हमारा दिल बोलता है कि बस यही है मेरा हमसफ़र जिसके बारे में हमने सोचा था। पर ऐसा नहीं होता। जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बनकर आती हैं ना। माना कि तू नवी से बहुत प्यार करता है, पर सच्चाई तो यही है कि तेरी नवी अब है ही नहीं। वो तो अनिका है, अनिका यदुवंशी, जो किस्मत से नवी सिंघानिया बन तुझसे मिली थी। पर वो हमारी नवी अब नहीं है। उसकी ज़िंदगी में पहले से ही कुछ लोग थे, कुछ रिश्ते थे जिन्हें वो नहीं भूल सकती। अगर वो तेरे तकदीर में होती तो ज़रूर मिलती। पर सच तो ये है कि तूने भी तो नवी सिंघानिया से प्यार किया था दिलो जान से। लेकिन अब आगे बढ़ना होगा तुझे। वो एज अ लाइफ पार्टनर कभी तेरी नहीं हो सकती। किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती अंश। रियांश उसकी बात सुनकर नम आँखों से उसे देखने लगता है तो आयशा बोली, क्या हुआ? तू अर्ज की आयशा ही है ना? इतनी सीरियस बातें सूट नहीं कर रही। वो दर्द भरी मुस्कान देकर बोलता है तो आयशा उसे हक करके बोलती है, जब एक दोस्त प्रॉब्लम में हो, खुद को ही खो दे तो सब करना पड़ता है। प्लीज़ अंश, एक मौका दे ज़िंदगी को, खुद को, सब ठीक होगा। रियांश उसकी बात सुन एक गहरी सांस लेकर बोलता है, ठीक है, तुझे जो ठीक लगे वो कर। जा ढूंढ कर ले आ जो तुझे पसंद हो, जो मेरी फैमिली का ख्याल रख सके, लेकिन मुझसे प्यार की उम्मीद ना रखे। वो रिश्ता मैं निभाऊंगा पूरे सम्मान के साथ, लेकिन उस रिश्ते में प्यार होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। मतलब तो शादी के लिए रेडी है? आयशा असमंजस से पूछती है तो वो हाँ में सिर हिला देता है। ओ माय गॉड, व्हाट अ बिग न्यूज़, मैं अभी सबको बताती हूँ, आयशा चहकते हुए बोलती है और जल्दी से बाहर की ओर भागकर दादी दादू के पास आ जाती है। उसके जाते ही रियांश एक लंबी सांस लेते हुए घर से बाहर निकल जाता है।
क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा था, उसके साथ क्या हो रहा था, वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। और इधर आयशा की बात सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश थे कि रियांश अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हालांकि सबको ही डर था कि कहीं ये रिश्ता रियांश को और भी ना तोड़ दे, फिर भी कुछ उम्मीद जगी थी सबकी। काम्या जब हॉस्पिटल से घर आई, उसकी माँ जानकी जी किचन में काम कर रही थी। वो अपने रूम में जाकर चेंज करने के बाद उन्हें पीछे से गले लगाते हुए बोली, मम्मी आप रहने दो, मैं रोटियां बना देती हूँ, वैसे भी आपने लगभग खाना बना ही दिया है। जानकी जी बोली, अरे तुम थक गई होगी बेटा, अभी अभी तो हॉस्पिटल से आई हो। मम्मी आप हटो, मैं करती हूँ ना, वो ज़बरदस्ती उन्हें बाहर भेजते हुए बोली और फिर रोटियां सेकने लगी। कुछ ही देर में पूरा डिनर बनकर तैयार था। उसने सब बाहर डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दिया। राजवीर जी भी ऑफिस से आ चुके थे। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। तो राजवीर जी बोले, काम्या बेटा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। काम्या खाना खाते हुए बोली, हाँ पापा बोलिए। वो मेरी बॉस मिसेस सिंघानिया ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता सजेस्ट किया है। उन्हीं का दोस्त है और उनकी खुद की कंपनी भी है। लड़का भी बहुत अच्छा है। वो काम्या की ओर देखकर बोले। काम्या धीरे से बोली, मम्मी पापा आप दोनों जो भी करोगे सब ठीक ही होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसकी बात पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। जानकी जी बोली, वैसे कौन है लड़का? आपके पास कुछ फ़ोटो वोटो है क्या? इतने बड़े घर का रिश्ता है, उनकी मांगे भी तो ज़्यादा होंगी। राजवीर जी हंसते हुए बोले, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और रही बात फ़ोटो की तो वो मेरे फ़ोन में है। बोल उन्होंने अपना फ़ोन जानकी जी की ओर बढ़ा दिया जिसमें रियांश की फ़ोटो थी। उसे देख वो बोली, वाह ये तो हमारी बच्ची के लिए बहुत ही अच्छा है। जानकी जी बोली, काम्या बेटा तुम भी देख कर बताओ। उनकी बात पर काम्या शर्म से उठकर अपने रूम में चली गई तो वो दोनों हंस पड़े। राजवीर जी ने वो फ़ोटो काम्या के पास सेंड कर दी। बाद में काम्या ने सोते वक्त जब अपना फ़ोन चेक किया तो फ़ोटो देख वो हैरान हो उठी। ये इन्हें तो मैंने पहले ही कहीं देखा है, ऐसा लग रहा है कि मिल चुकी हूँ, पर कहाँ? वो अपने दिमाग पर जोर डाले याद करने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक याद आया, ये तो वो है मिस्टर राठौर। इस इंसान के साथ मैं लाइफ कैसे बिताऊंगी? कितना अकड़ू है ये। और नो काम्या डोंट बी पैनिक, मम्मी पापा ने कुछ तो सोचा होगा। बोल वो लेट गई। जब आयशा ने दादू दादी और काम्या को उसकी फैमिली से मिलवाया तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो तो काम्या को पहले से ही जानते थे। रियांश ने साफ शब्दों में बोल दिया था कि शादी एक सिंपल तरीके से होगी, कोर्ट मैरिज। वो काम्या से तो नहीं मिला, लेकिन राजवीर जी से उसकी मुलाकात अक्सर होती थी, क्योंकि वो आयशा के ऑफिस में मैनेजर थे। आज उन दोनों की शादी थी। रियांश अपने रूम में रेडी हो रहा था, तभी उसे नवी की आवाज़ आई। ये क्या रियांश जी, आप इतने सिंपल कपड़े क्यों पहन रहे हो? ये रेड वाला कुर्ता पहनो ना, आप पर बहुत सूट करता है। उसने बेड पर देखा तो नवी बैठी थी, कुर्ता हाथ में लिए। वो उस ओर मुड़ा तो वो हंसकर बोली, ये पहन लो आप, क्या मस्त लगते हो रेड कलर में, आप एकदम सलमान खान। वो कुछ बोलने ही वाला था कि देखा तो नवी गायब हो चुकी थी। अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेते हुए उसने कबर्ड से रेड कुर्ता निकाला जो सुबह ही दादी देकर गई थी, उसे पहन लिया। खुद को आईने में देखा तो ऐसा लगा नवी उसके साथ खड़ी होकर मुस्कुराकर थैंक यू बोल रही है। नवी, आज से एक नए अनचाहे रिश्ते में बंधने जा रहा हूँ। दिल तो तुमसे जुड़ा है, कैसे निभा पाऊंगा ये सब? कभी इसी दिन का इंतज़ार था कि तुम मेरी दुल्हन बनोगी और ऐसे ही लाल जोड़े में हम साथ खड़े होंगे। उसे अर्श की आवाज़ आई तो वो झट से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया और सब कोर्ट निकल गए, जहाँ काम्या की फैमिली पहले से ही मौजूद थी। काम्या ने रेड हैवी लहंगा पहन रखा था और गले में हार, हाथों में चूड़ियाँ, सारे श्रृंगार में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका गेहुआ रंग आज और ही निखर उठा था। अर्श रियांश के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू ठीक है ना? तो उसने सिर हिला दिया। वहाँ पेपर्स पर साइन करने के बाद दोनों फैमिली मंदिर के लिए निकल गई, जहाँ सारी तैयारियां पहले से ही हो रखी थी। दादी पंडित जी को देखकर बोली, पंडित जी सब कुछ तैयार है ना? जी माता जी, सब तैयार है, शादी की विधि शुरू करते हैं, वर वधू साथ बैठ जाइए। काम्या और रियान साथ बैठ गए। काम्या ने एक नज़र अपने परिवार की ओर जो बहुत ही खुश लग रहे थे, फिर रियांश पर निगाह डाली। उसके चेहरे को देख कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। आयशा ने उन दोनों का गठबंधन किया। सारी विधि होने के बाद पंडित जी बोले,
बेटा सिंदूर लगाइए कन्या की मांग में। रियांश ने दादू दादी को देखा तो उसकी दादी ने इशारे से मांग भरने को कहा। उसने काम्या की मांग भर दी। ये होते ही काम्या की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। उसकी आंखों से आंसू की बूंद निकल आई। उसके बाद रियांश ने एक डायमंड का मंगलसूत्र उसके गले में डाल दिया। अब से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी के शब्द कान में पड़ते ही रियांश को अजीब सा एहसास हुआ। फिर उसने सबसे आशीर्वाद लेने के बाद काम्या अपनी मम्मी के गले लग खूब रोई। आखिर विदाई का दिन होती ही है एक लड़की और उसके परिवार के लिए ऐसा। राजवीर जी रियांश के सामने हाथ जोड़कर बोले, बेटा मेरी बच्ची का ख्याल रखना, वो बहुत नादान है, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। रियांश उनका हाथ पकड़कर बोला, अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? आप बड़े हैं, प्लीज़ ये सब नहीं, मैं इस रिश्ते का सम्मान करता हूँ। ऐसे ही सब होने के बाद रियांश और काम्या को एक गाड़ी में बैठा दिया गया घर निकलने के लिए। ऐसा अर्श सब ठीक होगा ना? अब इनकी ज़िंदगी में आई हो भी ये संभल जाए। अर्श उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, सब अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। काम्या अभी भी रो रही थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, कभी उनसे दूर नहीं गई थी। वो दोनों ही उसकी ज़िंदगी थे और वो हमेशा से यही सोचती है। उसके पापा उसके लिए हर चीज़ परफेक्ट ही चूज़ करेंगे। रियांश ने जब उसकी आंखों में अभी भी आंसू देखे तो वो बोला, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग, कोई बहुत दूर नहीं हुई है, आप उनसे जब मन हो चली जाना। काम्या उसकी बात पर उसे देखने लगी तो उसने नज़रें फेर ली। कुछ देर में ही एक बड़े से आलीशान बंगले के सामने गाड़ी रुकी तो काम्या देखती ही रह गई। सफ़ेद रंग का वो खूबसूरत महलों जैसा बड़ा घर था। रियांश उतर कर अंदर चला गया तो दादी काम्या को लेकर आई। आयशा काम्या को एक रूम में ले जाकर बोली, काम्या तुम यहीं आराम करो, रात तक तुम्हें तुम्हारे रूम में भेज देंगे, ओके? उसकी बात पर काम्या हल्का सा मुस्कुरा दी तो आयशा उसका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से बोली, देखो काम्या, हो सकता है तुम्हें यहाँ अभी अच्छा ना लगे, तुम्हें यहाँ समझने वाला भी कोई ना हो, पर तुम खुद बहुत समझदार हो इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। रियांश बहुत अच्छा है, हाँ कभी किसी से जल्दी अटैच नहीं हुआ, अक्सर खुद की बातें कुछ भी अच्छा लगे या बुरा लगे सामने वाले को जाहिर नहीं होने देता। अंकल आंटी के जाने के बाद से वो बहुत अकेला है, प्लीज़ उसे थोड़ा सा वक्त देना इस रिश्ते को समझने के लिए। उसके लिए दादी दादू ही सबसे बढ़कर है, उसका कभी दिल मत तोड़ना। मैं पूरी कोशिश करूँगी, काम्या बोली तो आयशा ने उसे हक कर लिया। थैंक यू काम्या मुझे समझने के लिए। इधर अर्श रियांश के साथ बैठा था। अर्श बोला, रियांश प्लीज़ यार उसे कभी हर्ट मत करना, वो तेरे लिए अपनी फैमिली तक छोड़कर आई है। एक मौका दे, सब ठीक होने दे। एक मौका काम्या को देकर देख, जो हुआ एक बार के लिए सब भूल जा। और वैसे भी अब नवी नाम तो तू भूल ही जा, यही अच्छा होगा तेरे और इस रिश्ते के लिए। रियांश ने हाँ में सिर हिलाया और दादू के पास जाकर बोला, अब तो खुश है ना आप दोनों? दादू उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बहुत ज़्यादा कि आज मेरे बच्चे ने एक शुरुआत की। रियांश बोला, ठीक है, वैसे भी आज आप दोनों ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, आप रेस्ट कीजिए। और उनके रूम से निकलकर अपने रूम में आया तो देखता ही रह गया। पूरा कमरा लाल गुलाब से सजा था और बेड पर काम्या घूंघट डाले बैठी थी। ये देख उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। वो एक लंबी सांस लेकर अंदर आते हुए बोला, आप जाकर चेंज कर लीजिए, बहुत रात हो चुकी है। काम्या हाँ में सिर हिला अपने बैग से कपड़े निकाल बाथरूम की ओर बढ़ गई। रियांश ने कुछ गुस्से से राजू को आवाज़ लगाई तो वो डरता हुआ उसके सामने आ गया। राजू ये सब किसने किया? 5 मिनट में सब साफ चाहिए मुझे, वो अपनी तेज आवाज़ में बोला। राजू डरते हुए बोला, भैया ये सब तो आयशा भाभी ने किया था, मैं साफ करता हूँ। काम्या कुछ देर बाद जब सूट पहनकर बाहर आई तो रूम एकदम सही हो चुका था। वो हैरानी से देखने लगी, ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया? वो धीरे से बोली, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं था। वो सोफे पर बैठने जा ही रही थी कि रियांश अंदर आ गया तो वो जहाँ थी वहीं खड़ी हो गई। रियांश उसकी ओर देखे बिना एक पिलो सोफे पर रखते हुए बोला, सॉरी, आपकी बहुत कुछ आशाएं होंगी मुझसे, पर मैं। काम्या उसकी बात काटकर बीच में बोली, आई नो आपने ये शादी दादू दादी के लिए की है, मुझे पता है, मैंने भी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए इस रिश्ते को हाँ बोला है। उसकी बात सुन रियांश को तसल्ली मिल गई और वो सोफे पर बैठते हुए बोला, थैंक यू, आप बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ लेट जाऊँगा। वो हाँ बोलकर बेड पर ले बैठ गई।
पर उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी, किसी अजनबी के साथ एक रूम में, वो भी अब उसका हस्बैंड था। अब इस तरह तरह के एहसासों ने उसे घेर रखा था। उसे लेटने में भी हिचक महसूस हो रही थी, तो बेड से सिर टिकाकर बैठ गई। रियांस ने उसकी ओर देखे बिना ही अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उठकर बालकनी में चला गया और वहीं रखे झूले पर बैठ गया। काम्या तब तक सो चुकी थी। सुबह जब काम्या की नींद खुली तो उसने रूम में चारों ओर नज़र घुमाई। रियांस उसे कहीं भी ना दिखा, तो वो उठकर खड़ी हो गई और बालकनी से आ रही धूप देख हुसूर बढ़ गई। तभी उसकी नज़र रियांस पर पड़ी, जो झूले पर बैठे हुए ही सो रहा था। आप क्या हो? जब दादी कभी हॉस्पिटल में आपके बारे में बताती तो मुझे यही लगता कि कैसे कोई हो सकता है जो अपनों का ख्याल ना रखे, लेकिन जब आपकी आंखों में दादू को खोने की तड़प देखी तब पता चला कि आपके लिए वो क्या है। और कल भी इतने अजीब एहसासों से घिरी थी, डर लग रहा था आपसे। हो एक अजनबी ही, फैमिली के लिए हम दोनों ही माने हैं इस रिश्ते को, पर एक कदम तो बढ़ाना होगा ना। मैं तो हमेशा से ही अरेंज मैरिज करना चाहती थी, जिससे सब खुश हों। पर क्या आप बहुत अच्छे लग रहे हो सोते हुए, छोटे बेबी के जैसे। तरह तरह के मुंह बनाते हुए वो उसे देखते हुए मन में बोली। उसका चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा था सोते हुए। काम्या उसे ही देख रही थी कि रियांस की आंख खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र काम्या से मिली, वो जल्दी से भागकर बाथरूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर बोली, कामो यार कंट्रोल, क्या सोचेंगे वो कि ताड़ रही थी सुबह सुबह उन्हें। नो बेटा नो। इधर रियांस को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ, वो वहाँ क्यों खड़ी थी, फिर भाग क्यों गई। अपने सिर को झटक कर वो उठा और अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में चला गया। काम्या तैयार हो रही थी कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। भाभी चलिए, सब पूजा के लिए आपका वेट कर रहे हैं, दरवाजे पर खड़ी एक मेड गौरी बोली। काम्या उसकी ओर देखकर बोली, आप अंदर आइए, थोड़ी हेल्प चाहिए। गौरी अंदर आकर बोली, हाँ भाभी बोलिए, ये मेरी साड़ी सही से नहीं बनी, प्लीज़ हेल्प कर दो। उसकी बात पर गौरी हंसते हुए बोली, हाँ मैं करती हूँ, और उसने सही से उसे साड़ी पहना दी। थैंक्स, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? काम्या बोली। गौरी मुस्कुरा कर बोली। काम्या ने पीली साड़ी पहनी थी और गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, पैरों में पायल, जिसमें वो आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। गौरी के साथ वो बाहर हाल में आ गई, जहाँ दादू दादी रियान सब पहले से ही थे। उसने उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। उसके बाद सबने मिलकर आरती की। दादी काम्या के गाल पर हाथ रखकर बोली, बहुत अच्छी लग रही हो बेटा, आज किसी की नज़र ना लगे। उनकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुरा दे। रियांस बोला, दादू मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दादू उसे डांट कर बोले, कहीं नहीं जाना आज, अभी कल शादी हुई, आज से ही काम बहू के साथ कुछ समय बिताओ। रियांस बोला, पर दादू, परवर कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना तुम्हें, चल के ब्रेकफास्ट करो सबके साथ। दादू की बात मान वो सबके साथ बैठ गया। दादू ये क्या है, आप इतना ऑयली खाना नहीं खा सकते, ये सब तो मैंने आपको मना किया था ना। काम्या उन्हें देखते हुए बोली, तो रियांस भी देखने लगा। अरे बेटा कभी कभी तो चलता है ना, वो बेचारा समूह बनाकर बोले। काम्या उनके सामने से प्लेट हटाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप ये नहीं खाएंगे, मैं आपके लिए अभी कुछ हल्का बनाती हूँ। दादी बोली, तुम बैठो, राजू या गौरी बना देंगे। नहीं दादी मैं बनाती हूँ ना, बोल वो उठकर गौरी के साथ किचन में चली गई। उसके जाते ही दादी हंसते हुए बोली, अब तो घर पर ही आपकी डॉक्टर बहू आ गई है, अब वही आपका ख्याल रखेगी। उनकी बात पर दादू मुस्कुरा दिए। काम्या जल्दी से उनके लिए वेजिटेबल सूप बनाकर ले आई। उसके बाद दादू को उनकी दवा दी। रियांस अपने रूम में जा चुका था। कुछ देर सबके साथ बैठने के बाद जब वो रूम में आई तो वो वार्डरोब में जगह खाली कर रहा था। काम्या के पैरों की आहट सुनकर रियांस बोला, यहाँ अपने सामान रख सकती हो, इस तरफ मैंने खाली कर दिया है। काम्या उसकी बात पर हाँ बोल अपना बैग अनपैक करने लगे। काम्या अपना सारा सामान वार्डरोब में सेट करके जैसे ही बाहर जाने को होती है, उसका फ़ोन बज उठता है। वो नंबर देख खुश होते हुए जल्दी से रिसीव करके बोली, हेलो मम्मी। उधर से उसकी मम्मी की आवाज़ आती है, कैसी है मेरी बच्ची? आई मिस यू मम्मी, मुझे आपकी और पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। हमें भी तेरी याद आ रही है बच्चा, लेकिन अब तेरा घर वही है, अभी नया है सब कुछ, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। रियांस बेटा तेरा ख्याल तो रखते हैं ना, तू खुश तो है ना बेटा?
उनकी बात पर वो कुछ पल खामोश हो जाती है, फिर धीरे से हाँ बोलती है। मम्मी पापा कैसे हैं, वो ठीक है ना? हाँ बेटा, पापा बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, कल तुझे पग फेरे के लिए आना है। मैंने दादी को बोल दिया है, पर तू रियांश बेटा को भी बता देना साथ आने को। ठीक है, मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। काम्या जैसे ही फ़ोन रखती है, दादी उसके सामने खड़ी थी। अरे दादी, आप खड़ी क्यों हो, बैठो ना, वो प्यार से बोलती है। 2 दिन बाद रियांश के चाची चाचू और उनके बच्चे आ रहे हैं, तब तुझे अच्छा लगेगा सबसे मिलकर। शादी के बारे में उन्हें पता चला तो वो आ रहे हैं। दादी मुस्कुरा कर बोले, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी, वो बोली। दादी मुस्कुरा देती हैं। दादी, वो मिस्टर राठौर, मेरा मतलब रियांश, वो इतना चुप चुप क्यों रहते हैं, कुछ सोच कर डरते हुए बोली। दादी उसकी बात पर कुछ नहीं बोली तो वो धीरे से बोली, सॉरी दादी, कुछ गलत पूछ लिया क्या मैंने? दादी इनकार में सिर हिलाकर बोली, नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा, और वैसे भी ये जानने का हक है तुम्हें, आखिर पत्नी हो अब तुम उसकी। रियांश बचपन में बहुत नटखट था, अब के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। हमेशा उसकी हंसी इस घर में गूंजती थी, उसे देखकर उसकी आवाज़ से ही यहाँ सुबह होती थी। उसके मम्मी पापा जब तक थे सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब वो 11 साल का था, उसके बर्थडे वाले दिन हम सब मंदिर गए थे। उसके मम्मी पापा कुछ काम से घर पर ही थे और उन्हें बाद में आना था, लेकिन वो मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। एक ट्रक से उनकी गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और उसमें ही मेरे बेटे और बहू चल बसे। तब से ही मेरा बच्चा एकदम गुमसुम सा रहने लगा। हमने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था ताकि माहौल बदल सके, लेकिन उस 11 साल के बच्चे के दिल पे उस वक्त क्या बीता होगा ये कोई समझ नहीं सकता। हमारा बच्चा उम्र से पहले ही बहुत समझदार हो चुका था, दोस्तों के बीच रहकर सब भूलने लगा था। बड़े होकर उसने पूरा बिजनेस खुद अकेले संभाला, वो खुश भी बहुत था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसने खुद को एकदम से अकेला ही कर लिया, किसी को कुछ बताता ही नहीं, अपने तक ही अपनी तकलीफ़ों को सीमित रखता है। बेटा, तुम हमारे बच्चे को पहले की तरह ठीक करोगी ना, कि हमारा बच्चा फिर से अपनी दादी के साथ बैठकर घंटों बात करता रहे, खुश रहे? तुम साथ दोगी ना हरदम उसका? बोलते बोलते दादी भावुक हो चुकी थी। काम्या उन्हें हक करके बोली, डोंट वरी दादी, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब वो मेरी भी ज़िंदगी से जुड़ चुके हैं, मैं बहुत जल्द आपको पहले वाला आपका पोता लौटाऊंगी। दादी उसके सिर पर हाथ फेंक कर वहाँ से चली जाती हैं तो वो मन में बोलती है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दादी को भी नहीं पता, कहीं को किसी से प्यार नहीं? काम्या, तू भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती है। वो अपनी सोच में ही मगन थी कि गौरी उसे बुलाने आ जाती है, तो वो उसके साथ किचन में चली जाती है। भाभी, आप ना भैया के लिए कॉफ़ी बना दो, वो हमसे बोले थे, पर अभी हमें दादी के घुटनों में मालिश भी करनी है, आप बना कर दे देना, वो स्टडी रूम में हैं अपने। काम्या हाँ बोलकर काफ़ी बनाने लगती है तो गौरी दादी के पास जाकर अंगूठा दिखाकर कुछ इशारा करती है तो वो मुस्कुरा देती है। काम्या काफ़ी बनाकर किचन से निकलती है तो उसे राजू दिखता है। वो राजू से पूछती है, राजू भैया, वो स्टडी रूम कहाँ पर है? राजू उसे एक रूम की तरफ इशारा करता है तो वो थैंक्स बोल उस ओर चली जाती है। दरवाजे पर नॉक करती है तो रियांश, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, बिना देखे ही बोला, हाँ गौरी ले आओ। काम्या अंदर आ जाती है और कॉफ़ी टेबल पर रख कर बोलती है, आपकी कॉफ़ी। वो उसकी आवाज़ पर चौंक कर देखता है, आप क्यों लाई कॉफ़ी? मैंने गौरी से बोला था, या फिर राजू ले आता? काम्या उसे देखते हुए बोली, सॉरी, पर वो दादी के पैरों में दर्द हो रहा था तो मालिश कर रही थी गौरी, और राजू भैया भी काम कर रहे थे। रियांश कुछ नहीं बोला और अपने काम में लगा रहा। तो काम्या फिर बोलती है, आप मुझसे भाग क्यों रहे हैं? आप, हमारी शादी हो चुकी है, क्या आप अभी भी उस दिन हॉस्पिटल में मैंने जो बोला था उस बात से आप गुस्सा हैं मुझसे? उसकी बातें सुन रियांश की नज़र एकाएक उसके चेहरे पर पड़ी, फिर वो अपना ध्यान काम में लगाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। ओह अच्छा, आप कल घर चलेंगे मेरे साथ? अगर समय हो तो, मम्मी का कॉल आया था, आप चलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। प्लीज़ प्लीज़ मना मत करना, बस कल थोड़ी देर के लिए ही सही। ठीक है, वो बिना किसी भाव के बोला तो वो खुश होकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, थैंक यू सो मच। वो अपने हाथ पर रखे उसके हाथ की ओर देखने लगा। काम्या को जब एहसास हुआ तो उसने झट से अपना हाथ हटा लिया और सारी बातें बोलकर वहाँ से चली गई।
काम्या बाहर निकलकर खुश होते हुए दादी के पास आकर बोली, दादी वो मान गए मेरे साथ जाने के लिए। वाह, ये तो कमाल हो गया, बड़ी जल्दी बीबी की बात मान गया, मेरी तो इतनी जल्दी नहीं सुनता। दादी बोलती हैं तो काम्या शर्मा जाती है। दादी उसके सिर पर हाथ रख कर बोली, ऐसे ही खुश रहा करो। तो वो मुस्कुराकर उनके गले लग जाती है। रात में खाने के बाद जब काम्या रूम में आती है तो देखती है रियांश किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो आकर बिस्तर की चादर सही करने लगती है। रियांश जब कॉल कट के पीछे पलटता है तो उसके जस्ट पीछे काम्या खड़ी थी। उससे टकराकर वो गिरने को होती है कि रियांश की टी शर्ट पकड़ लेती है। अचानक ये सब होने से वो भी संभल नहीं पाता और दोनों की बिस्तर पर गिर पड़ते हैं। काम्या नीचे थी और उसके ऊपर रियांश गिरा था। दोनों की धड़कनें बहुत तेज थी। ये कोई बहुत ही नया एहसास था जिसे वो दोनों ही महसूस कर रहे थे। काम्या रियांश की आंखों में कहीं खो सी गई थी। वहीं रियांश की नज़रें भी उससे मिल जाती हैं। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। रियांश को जैसे ही ख्याल आता है वो उठने लगता है कि काम्या के बाल उसकी टी शर्ट में फंस गए थे और उसकी चीख निकल जाती है। वो फिर उसके ऊपर झुकते हुए बोलता है, सॉरी मैं निकालता हूँ, रुको। और उसके बालों को एक एक करके वो उसकी टी शर्ट की बटन से उलझ गए थे उन्हें निकालने लगता है। काम्या का ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रियांश पर था। वो बहुत ही प्यार से उसे देख रही थी। उसकी गहरी आंखें जिनमें ना जाने कितने भाव और राज कैद थे। उसे होश तब आया जब उसकी आवाज़ सुनाई दी, हो गया, और वो अपने सोफे की ओर बढ़ रहा था। काम्या झट से उठकर बैठ जाती है और अपनी बढ़ी हुई सांसों को काबू करती हुई बोलती है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? आपको दिक्कत होती है ना वहाँ लेटने में? आप बेड पर ही आकर सो जाइए ना, इतना बड़ा तो बेड है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।